16, 17 के अलावा आप कोई डेट सेलेक्ट कर लें तो। ओके चलें फिर 23rd 24th में से किसी एक दिन कर लेंगे 24th को। ठीक है मैम। ओके ठीक है जी एवरीवन आप लोगों में से जो क्लास में नहीं भी है अभी तो उनको बता दीजिएगा कि 24 नवंबर को ट्यूसडे है इंशाल्लाह ताला आप लोगों का मीट होगा और उसमें जो है वो कंटेंट्स फिर हम जितने भी कवर करेंगे उस वक्त तक आएंगे। उससे पहले ज़ाहिर है मैं क्विज़ आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में दे दूंगी और नेक्स्ट ट्यूसडे को जो है वो आपका एक क्विज़ भी होगा। ठीक है बल्कि मैम ऐसा ट्यूसडे करते को क्लास नहीं होती हमारी। ओ सॉरी ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे ऐसा करें मंडे को क्विज दे दें। क्विज जो है वो कमिंग मंडे को हो जाएगा और जो ये है आपका मिड जो है वो फिर नवंबर 25 को इंशाल्लाह ताला। ठीक है मैम तो क्विज वेडनेसडे को मैम ले लें। वेडनेसडे को ले लूँ चलें जी वेडनेसडे को दे दें। ओके ये मैं दोनों चीज़ें जो है ना वो उस पर भी डाल दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे लेकिन ये कि फ़िलहाल जो लोग आपकी क्लास में अभी नहीं है अवेलेबल उनको बता भी दीजिएगा। और क्विज़ में जो है जब हमने पहला क्विज़ किया था उसके बाद से जो चीज़ें कवर हुई हैं आज तक की तो रहने दें लास्ट क्लास तक की जो है वी विल इंक्लूड दैम। ठीक है विच मीन्स के हम इनर प्रोडक्ट और इंड्यूस नॉर्म वगैरह जो है वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। और पहला क्विज जो था वो कहाँ तक था आप लोगों का सब स्पेसिस तक था यस मैम। कहाँ तक था लीनियर इंडिपेंडेंस से पहले पहले था मैम। लीनियर इंडिपेंडेंस से पहले पहले। लीनियर इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है तो लीनियर इंडिपेंडेंस से लेकर और जो चीज़ें हमने लास्ट में कवर की हैं मंडे तक वो है और वेडनेसडे को होगा आपका क्विज। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर टुडे। आज के लेक्चर में थोड़ा सा जो है वो हमने लास्ट टाइम भी टच किया था मेरा ख्याल है ऑर्थो बेसिस के बारे में। तो हम ऑर्थो बेसिस से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके सो काइंड ऑफ अगर हम रिकैप करने की कोशिश करें जो अब तक हम चीज़ें कर चुके हैं जो ब्रॉड चीज़ें जो है हमने वी स्टार्टेड डेफिनेशन वगैरह का तो छोड़ दें लेकिन वी हैव टॉक्ड अबाउट वेक्टर स्पेसेस। ठीक है और हमने जो चीज़ इसमें देखी है अभी तक इस कोर्स में वो ये कि वेक्टर स्पेसेस जो है वो सिग्नल्स को हम वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जब हम उन सिग्नल्स को कलेक्ट करते हैं एंड देन दे आर सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस तो इसका मतलब है कि दे फॉर्म द वेक्टर स्पेसेस। और उसके बाद जो है वेक्टर स्पेसेस के सबसेट पे अगेन इफ दे आर जस्ट सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस तो उसको हम सब स्पेस का नाम देते हैं। एंड वी हैव सीन के हमारे पास जो है वो हम क्यों सिग्नल्स को सिग्नल स्पेस को बेसिकली वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू अप्लाई डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा ऑन आर सिग्नल्स। और ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। इट्स नॉट समथिंग के वी आर टॉकिंग अबाउट सम थ्योरी ओनली। तो उसमें जो है वो फिर तो इफ़ वी कैन ब्रिंग द सिग्नल्स इन टर्म्स ऑफ इन द अम्ब्रेला ऑफ वेक्टर स्पेस तो इसका मतलब है कि हम उन सिग्नल्स पे वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं जो कि हम वेक्टर स्पेसेस पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी इस्टेब्लिश दिस थिंग और उसके बाद से जो है वो फिर हमने उन्हीं वेक्टर स्पेसेस को और सब स्पेसेस को लेके जो है वो डिफरेंट डेफिनेशंस वगैरह हमने पढ़ी है। वी हैव टॉक्ड अबाउट नॉर्म्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट इनर प्रोडक्ट्स और हमने ये चीज़ देखा है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा पर्पस जो है वो ये होता है कि वी वांट टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विच इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग सम सिस्टम जो कि रियल टाइम में जो एग्जिस्ट कर सकता है। और उसमें से हमने कुछ अननोन चीज़ें जो हैं वो कंप्यूट करनी है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास अवेलेबल होगी बट दैट ऑब्जर्वेशन इज़ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ समथिंग एल्स जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम जो है बेसिकली वो जो समथिंग एल्स है उसको हम यानी वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि हमारे पास जो है वो वी हैव सम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लाइक दिस और इसमें से जो है वो y इज़ द ऑब्जर्वेशन वेक्टर, x जो है वो हमारा अननोन है और a जो है इट इज़ सिस्टम। सिस्टम भी हम अभी तक अस्यूम कर रहे हैं कि वी नो द सिस्टम, वी डोंट नो x और वी नो y। लेकिन ये कि हम x जो है वो इस तरह निकालना चाहते हैं कि वो सिस्टम में से गुजर के आपको एग्जैक्ट y दे रहा हो। बट वी हैव सीन के देयर आर सिचुएशंस के जिसमें एग्जैक्ट आपको y मिलना पॉसिबल नहीं होता विच मे बी ड्यू टू नंबर ऑफ कंडीशंस। लेकिन इन दैट केस व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि हम फिर x की जगह कोई और x हैट ऐसा निकालने की कोशिश करते हैं विच
यू कैन से इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्स, कि जिससे एटलीस्ट एरर मिनिमाइज हो सके, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम a और x को मल्टीप्लाई करके y लेना चाह रहे हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ a x वी गेट a x हैट, और उससे जो है वी आर गेटिंग y हैट, and there is some y hat is not exactly equal to y. It may be approximately equal to y, but it is not equal to y. So it means कि there is some error which is always introduced जब हम solution कर रहे होते हैं. So what we have been trying to do, और आगे भी जो हम करेंगे कि how if exact x is not possible, क्योंकि exact x तो हमें आपको पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए इनवर्स लेंगे, y लेंगे एंड देन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न अगर नहीं है वो पॉसिबल, तो हाउ डू यू फाइंड दिस x हैट कि जिसकी बेस पे आप इस y हैट को निकाल सकते हैं और इन सच अ वे के एरर मिनिमाइज हो जाए। तो बेसिकली ये जो आगे भी जो हम करेंगे चीज़ें, दे आर बेस्ड इन दिस आइडिया कि हम डिफरेंट सिस्टम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं इन सच अ वे के एरर को मिनिमाइज कर सकें। इसके लिए हमने बाकी जो चीज़ें थी वो मतलब पिछले में जो है वो पिछले हमने क्लास में इनर प्रोडक्ट की बात की थी, एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि इनर प्रोडक्ट हम क्यों, व्हाई आर इनर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे एक्चुअली इंड्यूस द नॉर्म्स, दे गिव अस द आइडिया ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, सो दे आर एक्चुअली गिविंग अस नंबर ऑफ थिंग्स जो कि हम कंप्यूट करना चाहेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो कि हमारा एंड गोल है। उसी सिलसिले में जो है नाउ वी विल कंटिन्यू विद अदर थिंग्स, अदर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम देखेंगे, इनमें से कुछ आपने पहले किए होंगे, कुछ नहीं भी किए होंगे, बट इट डजंट मैटर। सो वी विल स्टार्ट विद ऑर्थोगोनल बेसिस। एनीवन किया हुआ या नहीं किया हुआ, इट डजंट मैटर। व्हाट डज द वर्ड ऑर्थोगोनल बेसिस टेल यू? अगर सिर्फ डेफिनेशन, सिर्फ नाम जो है वो ऑर्थोगोनल बेसिस का जो भी टाइटल है, व्हाट डू यू थिंक इट शुड बी? जी, कि आपके पास जो है वो बेसिकली ऑर्थोगोनल का जो फिलहाल हम कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एट राइट एंगल, ठीक है, उसको राइट एंगल भी करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं। तो व्हाट वी इट शुड एक्चुअली टेल यू इज कि ऑर्थोगोनल बेसिस का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिस सेट एंड सच अ बेसिस सेट विच इज एक्चुअली ऑर्थोगोनल बेसिस सेट। ओके, एंड व्हाट आर बेसिस, कौन बताएगा? मैम जिसमें वेक्टर जो है लीनियर इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग वेक्टर स्पैन करें। ओके, वेरी गुड, ठीक है, जिसमें जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, लेकिन सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट होना इज नॉट इनफ, it is the set of linearly independent vectors which are spanning some space, ठीक है। तो इसको उस केस में जो है वो हम ये कहते हैं कि वो basis of that space बना रहे हैं, और हमने इसकी एग्जांपल्स भी खैर की थी। तो ऑर्थो बेसिस जिस तरह भी आप लोगों ने गेस किया है, which was a right guess, कि ऑर्थो बेसिस the collection of vectors which are basis vectors, which means कि अगर हम ये ले रहे हैं from a vector space S, तो ऑर्थो बेसिस आर द बेसिस वेक्टर्स। अगर हम इसको मैं P1 से लेकर PM तक डिफाइन कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स शुड बी इक्वल टू द होल वेक्टर स्पेस S। एंड ऑर्थोगोनल का जो, ये तो बेसिस की डेफिनेशन है, ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है कि एवरी वेक्टर, यानी इफ आई टेक अ वेक्टर Pi फ्रॉम दिस सेट एंड अनदर वेक्टर Pj फ्रॉम दिस सेट, देन Pi should be orthogonal to Pj for all Pi's belonging to S, ठीक है, and when I is not equal to J, ठीक है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑर्थोगोनल का मतलब है कि दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये मैंने थोड़ा सा नोटेशन में वो किया हुआ है, इट शुड बी Pi एंड Pj। Vi और Vj एक्चुअली मैंने, मेरा ख्याल है, 2 बुक से बनाया, तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि मैं नोटेशंस जो है वो मिक्स कर जाती हूँ। लेकिन सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अब ऑर्थोगोनल के लिए हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन की पढ़ी थी कि इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल देन इट मीन्स कि देयर इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, because inner product is defining the cosine of angle between them, and we saw that कि अगर आपके पास जो है वो ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्रीज बने, तो इसका मतलब है कि कोसाइन 0 हो जाता है, which means कि inner product is 0। so it means कि हमारे पास अगर
ऑर्थोगोनल बेसिस सेट हैं तो दे विल बी ऑर्थोगोनल बेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एवरी पेयर ऑफ वेक्टर्स विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड इन एडिशन टू ऑर्थोगोनल अगर नॉर्मलाइज वेक्टर्स भी हैं विच मीन्स के आपके पास जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज नॉट मैग्नीट्यूड, ये वर्ड हम वैसे यूज करते रहे, इन दिस कोर्स वी आर एक्चुअली टेकिंग काइंड ऑफ अ बिगर सेट जिसको हम नॉर्म का वर्ड यूज करते हैं। तो अगर हम नॉर्म भी 1 है तो इसका मतलब ये है कि जो बेसिस सेट है दैट विल बी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट के बारे में जो वो खासा पढ़ेंगे आगे। लेट्स डू एन एग्जांपल और नॉट एन एग्जांपल, कपल ऑफ एग्जांपल टू सी कि हमारे पास जो है वो ऑर्थोगोनल बेसिस सेट की बात करते हैं या ऑर्थोनॉर्मल की बात करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारा वेक्टर स्पेस जो है वो 2 डायमेंशनल स्पेस है और मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। वेक्टर x1 है विच इज डिफाइंड एज 1/√2 एंड 1/√2। ठीक है, और दूसरा वेक्टर x2 है which is 1/√2 and -1/√2। ठीक है, अच्छा अब माय क्वेश्चन इज कि ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, ये सेकंड है, और द थर्ड वन इज आर दे फॉर्मिंग बेसिस मे बी ऑर्थोगोनल बेसिस और नॉट, ये तो डिपेंड करता है कि ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल होंगे बेसिस ऑफ R2। चलें जी, ओके सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। कौन बताएगा ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं है? हाउ वुड यू ट्राई टू फाइंड कि ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं है? मैम इनका इनर प्रोडक्ट तो 0 आ रहा इनर है। प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ठीक है, सो टिक हो गया ये वाली ये चीज, ठीक है, ऑर्थोगोनल हैं। यस मैम। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल कोई और बताया मुझे? हाउ वुड यू चेक ऑर्थोनॉर्मल? किससे पूछूं? नाम भी मुझे inner product ओके, इनर प्रोडक्ट ऑफ same vector. सेम वेक्टर। ओके, सो यानी आप इंड्यूस नॉर्म, वी आर अज्यूमिंग कि नॉर्म भी इंड्यूस हो रहा है इनर प्रोडक्ट से, तो सो इट मींस कि x का 1 का x1 के साथ और x2 का x2 के साथ, और क्या आना चाहिए? 1 अगर 1 आना चाहिए, तो आ रहा है दोनों केसेस में? यस मैम। यस आ रहा मैम। है, ओके, सो इट मींस के दिस इज अगेन ट्रू। व्हाट अबाउट द लास्ट? सो इसका मतलब है कि ऑर्थोनॉर्मल हैं, और अगर ये बेसिस बना रहे होंगे तो दे विल बी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। हाउ वुड यू चेक कि ये बेसिस बना रहे हैं R2 का कि नहीं? एनीवन? क्या है बेसिस के लिए जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंस कैसे चेक करते हैं? जी, हम देख चुके हैं ना। जी जी बोलें। मैम वो ट्रिवियल सॉल्यूशन जहाँ पे सारे मतलब वेक्टर्स हम लोग जब उन्हें करें तो आगे 0 आए। हाँ जी, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं कि अगर मैं इन तमाम वेक्टर, इन दोनों वेक्टर से एक मैट्रिक्स बना लेती हूँ और इसको मैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में करती हूँ, एंड इफ आई गेट, ये तो आप लोगों ने असाइनमेंट में भी चीज़ की है राइट, कि अगर ये आपके पास है और आप इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में करते हैं, एंड यू इफ यू गेट बोथ द वेक्टर्स टू बी टू हैव नॉन जीरो पिवट एलिमेंट्स, तो इसका क्या मतलब है कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर कोई से भी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो दे शुड एक्चुअली स्पैन द वेक्टर स्पेस R2। अब मुझे बताएं करके कि ये हैं कि नहीं है।
जी, एनीवन कर रहे हैं आप लोग? मैम है। हैं, ठीक है, बिकॉज आपके पास जो है वो एचेलॉन फॉर्म बन रही है मैम। हाँ जी, ठीक है ना, कि आपके पास जो है वो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, जो आपके पास इस फॉर्म में आ जाना चाहिए, ठीक है, रिड्यूस एचेलॉन के बाद जो है, तो इसका मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, सो इट मीन्स कि दे आर फॉर्मिंग ऑर्थोनॉर्मल बेसिस और R2। अब जो एक चीज आपने यहाँ से याद रखनी है वो ये कि अभी तक हम ये देखते आए थे कि वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट बेसिस ऑफ R2 लाइक दिस 1 0 और 0 1, लेकिन हमने ये चीज भी देखी थी कि दीज आर नॉट द ओनली बेसिस, मतलब हमने ये बात हमेशा की है कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो दे विल फॉर्म अ बेसिस सेट एंड दे आर कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस, क्योंकि ये जो है सबको पता है कि इससे आपका पास R2 स्पैन हो सकता है। लेकिन अब हमें ये भी पता चल गया कि दीज आर नॉट द ओनली टू वेक्टर्स। आप कोई भी दो वेक्टर्स अगर ले लेते हैं, नो मैटर ये वाले जो मैंने इवन ये जो डिफाइन किए हैं, ये नहीं है कि सिर्फ ये वाले ये हैं या फिर ये हैं, ठीक है, वी हैव, मैं कोई भी अगर दो वेक्टर्स ले लेती हूँ जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो दे विल फॉर्म बेसिस ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, और उनमें से जो एक सेट है ये है, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, ठीक है, एंड in addition to being linearly independent, if they are orthogonal and orthonormal, then they will be forming orthonormal basis set. Okay, another example, let's suppose कि मैम ये मेरे, जी मैम जी एक बोलो, क्वेश्चन है। जी जी, मैम ये कि ऑर्थो और ये जो हम अभी तो हम लोगों ने जो किया ये ऑर्थो नॉर्मल का किया है, तो जी ये हम लोग ये बेसिस ऑर्थोगोनल के लिए भी तो बनेंगी ना मैम? जी जी, अगर ऑर्थोगोनल है तो फिर हम नॉर्मल भी चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब मैं ये ऑर्थोगोनल तो है ही है। अगर मैं ऑर्थो नॉर्मल कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि आई एम सेइंग कि ऑर्थोगोनल भी है और नॉर्मलाइज भी है। तो ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ इनका इनर प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है, और अगर दो हैं तो फिर दो का है। अगर आपके पास 4 डायमेंशनल है और 4 वेक्टर स्पेसेस 4 वेक्टर्स से, तो फिर वो 4 एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। और नॉर्मल, जो ऑर्थो नॉर्मल का वर्ड आ जाता है, तो नॉर्मल का पार्ट क्या बता रहा है कि वो उनका जो नॉर्म है वो 1 के इक्वल है, ये मतलब ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइज अगर है तो ऑर्थो नॉर्मल बन जाता है। खाली अगर वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है या इनर प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ जो है वो जीरो है, लेकिन उनका नॉर्मलाइज नॉर्म जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो फिर वो खाली ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है, या फिर ठीक है खाली मैम। नॉर्मल भी हो सकते हैं। लेकिन व्हाट वी हैव सीन हियर इज कि ये ऑर्थोगोनल तो हैं ही, लेकिन साथ साथ नॉर्मल भी हैं, तो इसलिए ऑर्थो नॉर्मल है, एंड दे आर बिकॉज दे आर बेसिस वेक्टर, सो दे आर ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर। ओके, अच्छा जी, अब लेट्स डू अनदर एग्जांपल। सपोज करें कि मेरे पास ये वेक्टर्स हैं, बल्कि मेरा ख्याल है मैंने ये बनाए हुए हैं, तो लेट मी गो बैक हियर। ओके, अब मुझे ये बताइए पहले, तो सबसे पहले ये अगेन, ये मेरे पास जो है वो चार, अब मैंने वो बनाए हुए हैं, फंक्शंस हैं, कंटिन्यूस फंक्शन हमने यहाँ पे मैंने प्लॉट किए हुए हैं, ठीक है, P1 P2 P3। तो P1 जो है वो मैंने कैसे बनाया हुआ है, दिस इज एक्चुअली फ्रॉम 0 to 1 एंड मैग्नीट्यूड इज 1। P2 जो है दिस इज 1 to 2 एंड मैग्नीट्यूड इज, इसकी जो है वो अगेन एम्पलीट्यूड इसका 1 ही है, एंड देन 2 to 3 है, अगेन 1 तक जा रहा है ये, एंड देन 3 to 4 है, एंड दिस इज गोइंग अगेन टिल 1, ठीक है, ये 0 0 0 वाला एक्सेस है। नाउ आप मुझे सिर्फ देख के बताइए, आर दे ऑर्थोगोनल और नॉट? ठीक है, लेट्स सपोज कि इनर प्रोडक्ट हमने उसी तरह डिफाइन किया हुआ है। जब हम इनर प्रोडक्ट अगर डिफाइन करते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, तो वो हमने क्या किया हुआ था डिफाइन, कि कंटिन्यूस फंक्शन में इनर प्रोडक्ट वाज इंटीग्रल ऑफ p1t p2t dt एंड लिमिट जो भी आपके पास कॉमन लिमिट्स आ रही हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि आर दे ऑर्थोगोनल और नॉट? जी, एनीवन? मैम ऑर्थोगोनल तो नहीं होंगे ये। क्यों? मैम जब हम ओके, लोग लिमिट्स पुट करेंगे हम्म, तो ये मैम जीरो तो नहीं आएगा। नहीं, अब आप देखें P1t और P2t को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास?
ठीक है। अच्छा एक और चीज जो है जीरो आता है। बेसिकली जी, एक वन मोर थिंग कि अब जो है ना ये एक यहाँ देखने में तो ये लग रहा है कि जिस तरह वन पे ओवरलैप हो रहा है, लेकिन मैंने जो इसको डिफाइन किया हुआ है ना, आई हैव डिफाइन इट लाइक दिस, विच मीन्स कि अब हमारे पास जो है ना ये वाला जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट इंक्लूडेड है, लेकिन जो पैरेंथेसिस आ रहा है तो इसका मतलब है वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, विच मीन्स कि जो मेरा पास पहला वाला इंटरवल है पीस वाइज कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने ये लिखा हुआ है ना कि लेट मी जस्ट मेक ए लाइन हियर, जीरो से मैंने अगर ये लिखा हुआ है ना कि 0 से 1 एंड here I have a parenthesis, here I have a bracket, तो इसका मतलब है कि 0 is included, 1 is not included. So ये जो P1T है इसमें 1 से पहले खत्म हो जाता है. P2T starts from 1 and then ends just before 2. ठीक है, लेकिन ये कि just before 2 जो है वो प्लॉट करना is kind of impossible, मीनिंग बहुत ही करीब है, तो इसलिए हम इस तरह प्लॉट कर रहे हैं. Anyway, come back to the question. इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? इन दोनों में से किसी भी दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर में? मैम ओवरलैप नहीं है तो 0 आएगा। 0 आएगा ना, तो इसका मतलब है कि दे आर ऑर्थोगोनल. ठीक है, कि आप अगर उनका रीजन ही जो वो कवर कर रहे हैं दैट रीजन इज नॉट हैज नथिंग कॉमन, तो दे आर ऑर्थोगोनल. ठीक है, तो ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है. अच्छा, आर दे ऑर्थोनॉर्मल और नॉट, ये भी मुझे देख के पता चल रहा है. व्हाट वुड इट मीन बाय ऑर्थोनॉर्मल? कि आपके पास जो है ये P1 की जगह P2 की जगह पे P1 आ जाएगा ना. ठीक है, और इसका मतलब है कि 0 से लेकर 1 तक है, एंड इसका ये मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, बिकॉज सो जब या 1 से 2 तक है या 2 से 3 तक है, जब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1. सो दिस इज एक्चुअली ऑर्थोगोनल अगेन, सॉरी नॉर्मल आल्सो. तो इसका मतलब है कि दीज आर एक्चुअली ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, और सिग्नल्स कह लें, मतलब, लेकिन दे आर वेक्टर्स विद रेफरेंस टू जो हम क्लास जो है वो पढ़ रहे हैं. और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि अच्छा अब ये जो है इसका मतलब क्या है कि दे आर एक्चुअली बेसिस वेक्टर फॉर एनी सिग्नल विच इज पीसवाइज लीनियर बिटवीन 0 to 4, क्योंकि आपके पास टाइम, ये कितने टाइम को कवर कर रहे हैं? 0 से 4 तक के टाइम को कवर कर रहे हैं. एंड पीसवाइज लीनियर का क्या मतलब है कि दे आर कांस्टेंट वैल्यूज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि 0 से 1 तक कांस्टेंट है, फिर अगला वाला 1 से 2 तक कांस्टेंट है, एंड सो. So if they are defining orthonormal basis vector for any vector which is or any function that is piecewise linear between 0 to 4, तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है जो कि 0 से 4 तक पीसवाइज डिफाइन हुआ है, तो आई शुड बी एबल टू राइट इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स. ठीक है, बिकॉज बेसिस वेक्टर्स का हमने क्या पढ़ा था कि ये बेसिस वेक्टर जो वो स्पैन, उसका स्पैन जो होता है दैट एक्चुअली कवर्स द होल वेक्टर स्पेस. एंड व्हाट इज स्पैन? स्पैन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन. तो व्हाट डज इट मीन कि मेरे पास जो है अगर मैं किसी भी वेक्टर की बात करती हूँ, ठीक है, इफ आई हैव अ वेक्टर f of t, जिस तरह यहाँ पर मेरे पास नजर आ रहा है जो मैंने बनाया हुआ है, और इस f of t को अगर आप देखते हैं तो दिस इज एक्चुअली पीसवाइज लीनियर. ठीक है, ये जो f of t यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज पीसवाइज लीनियर. तो आई शुड बी एबल टू राइट f of t as some c1 p1t plus c2 p2t plus c3 p3t plus c4 p4t. ठीक है, and why am I sure I should be able to write it? Because मैंने देखा है कि p1 p2 p3 p4 are basis for any vector which is पीसवाइज लीनियर फ्रॉम 0 to 4. तो अब मुझे बताएं कि क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ से देख के मुझे बताइए. अगर मैं ये लिखना चाहती हूँ c1 c2 c3 क्या बन जाएंगे? ठीक है, लेट्स सपोज कि दिस इज 1 एंड यहाँ मैग्नीट्यूड 2 तक जा रहा है और ये -2 है नीचे जो है.
जल्दी से बताइए, मेरा तो ख्याल है देख के आपको, वैसे तो वी विल फिगर आउट कि इसको निकालने का तरीका भी क्या है, C1 C2 C3, क्योंकि अभी तक तो हम खुद ही अंदाज़ा तो नहीं, मतलब जस्ट देख के जो है वहाँ से फिगर आउट करते हैं विजुअली कि क्या होगा, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। बट अभी आपको देख के क्या नज़र आ रहा है? हाउ शुड आई राइट हियर? मैम जो C1 होगा वो 1 होगा और 1 C2 जो है होगा, वो 2 ठीक है। होगा। जी, P1T, क्योंकि C1 जो है वो यहाँ तक है ना, पहला वाला जो यस है, तो मैम। इसका मतलब है P, ठीक है। और C2 जो हो जाएगा दैट वुड बी 2 2 P2T, C3 -2 means ठीक है। C4 फिर 1 हो जाएगा। C3 जो है -2 हो जाएगा, P3T, एंड C4 विल बी अगेन मोस्ट प्रोबेबली 0.5 लग रहा 1 है मुझे, हाफ 1 या 0.5 कुछ इस तरह का ही है, ठीक है ना। तो P4T, so okay, now as we have seen कि अब आपके पास इसी पीस वाइज लीनियर जो वेक्टर स्पेस हम डिफाइन कर रहे हैं, इसी वेक्टर स्पेस में वी कैन हैव अदर, कहाँ चला गया, वी कैन हैव सम अदर बेसिस वेक्टर्स आल्सो, ठीक है। अब आप लोग जो है, अब इस केस में आई हैव डिफाइंड सम अदर सेट ऑफ 4 वेक्टर्स, और अब आपसे मैं वही क्वेश्चन पूछती हूँ कि मुझे ये बताइए कि आर दे ऑर्थोगोनल, और एक्चुअली मैं कह रही हूँ कि दे आर ऑर्थोनॉर्मल, हाउ वुड यू प्रूव दिस? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ठीक है। और अगर मैं कह रही हूँ कि ऑर्थोनॉर्मल है तो इसका क्या मतलब है कि यू शुड हैव पी आई टी पी जे टी का inner product is equal to 0 when I is not equal to j, and 1 when I is equal to j, ठीक है। So what does it mean? अब और पी आई और पी जे को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बिकॉज वही कंटिन्यूस फंक्शन ही है, तो इसका जो इनर प्रोडक्ट है उसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, फ्रॉम जो भी हमारे पास स्पेस है। जिस तरह अब ये, क्योंकि अगर पीस वाइज लीनियर फ्रॉम 0 to 4 है तो हम इसको 0 to 4 ही डिफाइन कर देते हैं, पी आई टी पी जे टी डी टी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, लेट्स डू जस्ट 1 और 2, ठीक है। मुझे कंप्यूट करके बताइए कि, और मेरे साथ साथ चलें करेंगे। लेट्स सपोज कि मैं चाहती हूँ फाइंड आउट करना इनर प्रोडक्ट ऑफ P1T and P2T. What do I write here? जी, 0 से कहाँ तक लिमिट करूँ, क्या करूँ, कौन बताएगा? मैम लिमिट 0 से 4 तक की। 0 से 4 तक सेम आएगा? मैम एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी बोले। मैम ये जो P2T है इसमें तो मतलब 2 इंटरवल, एक इंटरवल के लिए जो मैग्नीट्यूड है वो 1/2 है और दूसरे के लिए -1/2 है, तो ये 0 से 2 और 2 से 4 नहीं होगी फिर? बिल्कुल बिल्कुल यही होगा, ठीक है ना। मतलब देखिए ओवरऑल हमने 0 से 4 किया हुआ है, लेकिन हम अगर इंटेग्रल की वैल्यूज डिफरेंट हैं तो फिर हम उसको ब्रेक करते हैं ना, लिमिट्स को जो है, ठीक है। सो यू आर राइट कि हमारे पास जो है ओवरऑल तो 0 से 4 तक है, लेकिन मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आई हैव ये और ये जो है इसमें प्रोडक्ट की वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 2 तक जो है इट विल बी 1/2 इंटू 1/2 विच मीन्स 1/4 dt हो जाएगा, एंड देन 2 से 4 तक क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। सो इट विल बी -1/4, यस। ठीक है। सो लेट मी पुट माइनस हियर, -1/4 dt। चलिए अब मुझे कैलकुलेट करके बताएं 0 आता है कि नहीं आता, सब लोग करें प्लीज। और कोई मुझे नई आवाज सुनाई दे, आप लोग 2-3 लोगों की मुझे आवाजें आती हैं, बाकी लोग या तो लॉग इन होके गायब हो जाते हैं या फिर अगर बैठे होते हैं तो बोला करें ना, मतलब गलत ही होगा ना, और क्या होगा। 0 आ रहा है मैम। 0 आ रहा है, ओके गुड। यस सो इसका मतलब है कि P1 और P2 ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है। अच्छा लेट्स जस्ट डू वन मोर।
लेट्स मुझे ये कंप्यूट करके बताइए P3T और P3T यानी ऑर्थोगोनल में, सॉरी नॉर्मलाइज को चेक करना चाह रही हूँ। ठीक है, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला हियर? P3 का P3T का P3T के साथ ही करना चाहती हूँ। मैम 0 से 1 होगा। ठीक है, गुड, ओके, लेकिन 0 से 1 और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1/4 ये और 1/2 होगा, 1 बाय √2। 1/√2। देखिए 1/√2 जो है वो एक P3 का है, एंड देन 1/√2 अलग दूसरे का भी तो होगा ना, आप दोनों की जगह ले रहे हैं ना, ठीक है, एंड dt हो जाएगा, एंड देन सॉरी 0 से नहीं 1 से 2 तक क्या हो जाएगा? मैम -1 -1/2 एंड -1/2। नहीं मैम, उस वहां पे तो मैम वैल्यू ही नहीं है। नहीं, मैं तो दोनों इसी के दरमियान P3 को P3 यानी आपके पास आए हो जो दोनों की जगह P3 आएगा ना, ठीक है, सॉरी ठीक है। √2 है, सॉरी √2 यस है, मैम, √2। ठीक है। हाँ, अब मुझे बताइए कि ये 1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं? जी, एनीवन? क्या आ रहा है ये? ये इतना मुश्किल तो नहीं है, क्या हो रहा है इंटीग्रल इसका? ये क्या बनेगा? इट विल बी इक्वल टू 0 to 1, 1/2 मैं बाहर निकाल लेती हूँ, dt मैं और भी प्लस 1/2 अगेन 1 to 2 dt आ जाएगा। बाकी आगे तो चीज़ें ज़ीरो है ना आगे पीछे, सो इट विल बी 1/2 टाइम्स 1 प्लस 1/2 टाइम्स 2 - 1 t आएगा ना दोनों को जब इंटेग्रल हम करेंगे, तो दिस इज एक्चुअली 1 ऑल्सो, so 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपके पास 1/√2 जो है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दे आर कांस्टेंट, सो दे विल कम आउट ऑफ द इंटेग्रल, राइट? कोई मसला तो नहीं है? यस मैम, 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 आ रहा है, एंड सिमिलरली बाकी जो है ना वो भी आप चेक करके खुद से देखिएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सब कुछ करके देखें, बट यू विल सी के दे आर एक्चुअली ऑर्थो नॉर्मल, कि हमारे पास अगर दो डिफरेंट को लेके हम करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट 0 आएगा, और अगर हम सेम को करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू 1। एंड देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन ट्राई टू डू इज़ कि जो एफ ऑफ टी पीछे हमने देखा था उसको हम इनकी टर्म्स में लिखने की कोशिश करें, ठीक है, बट अगर ना भी लिखें तो इट डजेंट मैटर व्हाट यू शुड जस्ट, लेकिन अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर इज के सेम अगेन वही वाली चीज़ जो हमने पहले भी बात की है कि सेम सेट ऑफ सेम वेक्टर स्पेस को डिफरेंट सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स जो है वो कर सकते हैं, स्पैन कर सकते हैं, एंड दे कैन बी ऑर्थोगोनल, दे कैन बी बोथ ऑफ देम कैन बी ऑर्थोनॉर्मल, एंड वी कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो है वी जस्ट रिमेंबर के हमारे पास जो है वो सेम वेक्टर स्पेस के लिए मोर देन वन सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स होते हैं, और उनके लिए सिर्फ कंडीशंस जो हैं वो यही है कि दे हैव टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, दे हैव टू स्पैन द होल वेक्टर स्पेस, और अगर उनमें एडिशनल कुछ क्वालिटीज़ आ जाएं कि ऑर्थोगोनल भी हैं और नॉर्मलाइज भी हैं, तो वो फिर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर्स बन जाते हैं, एंड वी विल सी लेटर ऑन कि ऑर्थोनॉर्मल से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है इन ऑर्डर टू सॉल्व मैनी सिचुएशन। इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं कि अगर बेसिस सेट है तो इट शुड बी ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है वी डोंट नो कि क्या इफेक्ट होता है, सो वी जस्ट रिमेंबर के दे कैन बी
there can be just basis vectors which are spanning the whole vector space, or they can be basis vector with certain other properties which is actually orthogonal and normal vectors. अच्छा, अब आप देखें कि अगेन हमारे पास जो another सेट जिसके बारे में शायद आप लोगों ने पहले भी देखा होगा जब आप लोगों ने DSP वगैरह या सिग्नल एंड सिस्टम्स पढ़ा था, कि जो हमारे पास फोरियर सीरीज है उसके लिए जो अगर बेसिस वेक्टर्स हमने ये डिफाइन किए हुए हैं, ये जो 1/रूट यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ऑल द फंक्शंस जो कि इस टाइप के या वेक्टर्स मैं कहूँगी बिकॉज इस कोर्स में हम इनको वेक्टर्स ही डिफाइन कर रहे हैं, ई जे के टी, ठीक है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये जो मैंने सेट इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, व्हाट दिस इज टेलिंग अस के आपके पास जो है वो जो चेंज इन के है दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यू कैन हैव एनी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली, तो इट एक्चुअली फॉर्म्स द ऑर्थो बेसिस फॉर L2 0 to 2 pi लिखा हुआ है, विच मीन्स के फाइनाइट एनर्जी फंक्शंस, मीनिंग कि आपके पास बाउंडेड फंक्शन है 2 pi periodic which are repeating after every 2 pi, और ये हमें पता है कि फोरियर सीरीज में जो आपके बेसिस वेक्टर्स होते हैं, जो फोरियर सीरीज में एक्सपोनेंशियल्स होते हैं बेसिकली, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें एक पीरियोडिक सिग्नल मिलता है, ये चीज़ तो आपको पहले भी पता है. व्हाट वी आर जस्ट सेइंग हियर इज के दोज वेक्टर्स जो कि आपके पास जिनसे मिलके हमें कोई भी पीरियोडिक सिग्नल मिल रहा है, दे आर एक्चुअली ऑर्थोनॉर्मल, और क्योंकि उनसे तमाम के तमाम पीरियोडिक वेक्टर्स पीरियोडिक सिग्नल्स का सेट बनता है, तो वेक्टर स्पेस बनता है, तो इसका मतलब है कि दे आर बेसिस फॉर दैट पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस, ठीक है. और इसका जो प्रूफ है दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. अगर मैं इसको प्रूफ को यहाँ पे देखती हूँ तो लेट मी जस्ट एनलार्ज दिस, ठीक है. सो यहाँ से ही हम देख लेते हैं. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज कि आई एम जस्ट टेकिंग 2 रैंडम वैल्यूज. मैं कोई सी भी जो है वो 2 रैंडम बेसिस सेट को एक्सपोनेंशियल्स को ले लेती हूँ, एक में k1 है और दूसरे में k2 है, एंड देन आई अप्लाई द सेम फॉर्मूला जो कि अभी हम करते रहे हैं फॉर द इनर प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, और बिकॉज देयर लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 pi, तो मैंने यहाँ लिमिट 0 to 2 pi लगा दी है. ये वाली जो चीज़ है ये यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि अब मेरे पास जब मैं एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करती हूँ तो इट विल बिकम k1 minus k2 times t, एंड ये तो नज़र आ रहा है मुझे कि when k1 is equal to k2 तो this will become e raised to the power 0 which is 1, और क्योंकि 2 pi मेरे पास ये नॉर्मलाइजिंग फैक्टर बाहर है, अंदर जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो इट विल कम आउट टू बी 2 pi, तो 2 pi और 2 pi कैंसिल हो जाएंगे एंड आई विल गेट 1 here. Why how would it be 0 when k1 is not equal to k2? कौन बताएगा मुझे, ठीक है. ओके, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि मेरे पास इस तरह का आया हुआ है ना, एक्सपोनेंशियल है, ये इसको लीनियर प्रोडक्ट का जो है ना उसको छोड़ दें, मेरे पास जो एंड में जो इंटेग्रल आया हुआ है वो ये आया हुआ है 0 to 2 pi, 1/2 pi बाहर था, आउटसाइड द इंटेग्रल 1/2 pi e raised to the power j k1 minus k2 times t dt, ठीक है. और अब अगर मैं k1 इक्वल टू k2 करती हूँ, then this is very obvious के it will become 1/2 pi 0 to 2 pi e raised to the power 0 dt, which is actually equal to 1/2 pi integral 0 to 2 pi dt, जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा. नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये कैसे चेक करूं. मैं एक्चुअली आई एम क्लेमिंग कि दिस इज ऑर्थो नॉर्मल बेसिस. बेसिस तो ये इसलिए हैं क्योंकि दे एक्चुअली प्रोड्यूस, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. आपके पास जो भी अगर आप कोई भी एक्सपोनेंशियल लेते हैं ना किसी फ्रीक्वेंसी का, तो आप उससे किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी वाले को जनरेट नहीं कर सकते लीनियर कॉम्बिनेशन से जो है, ठीक है. यू कैन ट्राई टू प्रूव दैट आल्सो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे हैं, लेकिन वो फिलहाल जो है लेट्स जस्ट बिलीव कि दे आर फॉर्मिंग द बेसिस. व्हाट वी आर क्लेमिंग इज कि दे आर फॉर्मिंग ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, विच मीन्स के अगर हमारे पास जो है वो सेम
K1 K2 है तो दे शुड बी 1, तो वो तो हमारे पास आ गया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं डिफरेंट रखती हूँ K1 minus K2T, तो हाउ डू आई प्रूव कि दिस इज इक्वल टू 0 when K1 is not equal to K2? कैसे करेंगे? Any guesses? जी, आप लोगों ने इसको कभी ऑर्थोगोनल ये जो है एक्सपोनेंशियल्स जो हैं इनको ऑर्थोगोनल फंक्शंस के तौर पे नहीं किसी भी कोर्स में पढ़ा हुआ? नो मैम। ओके नो मैम। चलें ठीक है, लेकिन आप सोचें ना जरा कि कैसे हम कह सकते हैं। इस ओके नहीं भी पढ़ा हुआ, देखें। ओके, सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज के ये K1 माइनस, अगर K1 इज नॉट इक्वल टू K2 है तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो है K1 माइनस K2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस इज सम अदर नंबर, मे बी लेट्स सपोज कि मैं इसको L कह देती हूँ। सो व्हाट आई एम गेटिंग हेयर इज कि जब ये दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल J 2 pi T, सॉरी एक्सपोनेंशियल J L T D T। ठीक है, अब आप देखिए कि जब आप इसको अगर आप वो करते हैं तो दिस इज व्हाट इज दिस इज एक्चुअली एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, कोसाइन प्लस जे साइन है। ठीक है, अब आप इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं कोसाइन और साइन को, अगर आप 2 पाई पे इंटीग्रेट करें तो क्या आपके पास वैल्यू आएगी? यू आर टेकिंग द एरिया अंडर द कर्व ऑफ कोसाइन एंड साइन ओवर अ पीरियड ऑफ 2 पाई। ये भी 0 है, ये भी 0 है, जीरो राइट? है। ठीक है, तो आपके पास नो मैटर जो भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये कि आप जो है वी आर अस्यूमिंग कि K1 एंड K2 आर इंटीजर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर जो है वो ये इंटीजर आ रहा है, तो होल साइकिल्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो होल साइकिल्स का मतलब ये है कि आपके पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर साइन है या कोसाइन है तो अगर होल साइकिल्स की बात करते हैं तो इट विल ऑलवेज कैंसल आउट जब आप एरिया ले रहे होते हैं। तो इन दैट वे वी कैन जस्ट से कि मतलब इस लॉजिक के थ्रू देर आर मतलब मैथमेटिकल वेज जो हैं उससे भी आप कर सकते हैं, बट दे बिकम काइंड ऑफ लॉन्गर टू प्रूव। उसके बजाय जो है अगर आपके पास दिस इज अ वेरी वैलिड लॉजिक कि अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स पे कर रहे हैं और साइन को कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास इंटेग्रल 0 आ जाएगा। तो जब वो 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास नो मैटर व्हाट K1 एंड K2 आर, ये वाला जो फैक्टर है इट विल कम आउट टू बी 0। सो इट मीन्स कि दे आर ऑर्थोगोनल एंड दे आर नॉर्मल आल्सो, सो दे आर फॉर्मिंग ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर्स फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। ओके, ये तो हमारे पास हो गया ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट का। इस पे हमने टाइम इसलिए लगाया है बिकॉज हम आगे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम ऑफ सिग्नल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, जो कि हमने okay, signal approximation in an inner product space. So this is the same problem जिसके बारे में मैं पिछले एक आध लेक्चर में पहले भी कर चुकी हूँ कि the thing is कि we have talked about this thing कि we have a vector space, let's suppose कि S है जिसको मैं R square से in order to visualize this thing, R square is always the best option। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमने बेसिकली ये कोई पॉइंट X है जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द सेट ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू y, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीज़न के ये इनकंसिस्टेंट है और सॉल्वेबल नहीं है ड्यू टू सम रीज़न। सो व्हाट वी एक्चुअली डू इज के वी ट्राई टू फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस x ऑन अ सब स्पेस t, और इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर कोई x हैट निकालती हूँ जिसकी वजह से ये एरर वेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। This is the error. Okay, so what we are trying to find here is, not find actually, यहाँ पे what we are trying to prove is कि ये error vector जो है the best error vector या minimum error would be obtained
व्हेन दिस एरर वेक्टर जो हमारे पास आ रहा है, इसको मैं ई हैट कर दूं, इज ऑर्थोगोनल टू सब स्पेस। अगर आपको याद हो ये चीज हम वैसे वी हैव एक्चुअली सीन दिस ज्योमेट्रिकली, जब हमने उसकी बात की थी, स्फीयर यूनिट स्फीयर्स की बात की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्म्स की बात की थी, तो उस वक्त हमने देखा था कि अगर आप L2 नॉर्म की बात कर रहे हैं तो ऑर्थोगोनल केस में ही हमें मिनिमम मिल रहा था, बिकॉज वहाँ पर ही आकर जो है वो हमारा स्फीयर इसको टच करता था, और वो जो लाइन थी L2 नॉर्म में अगर हम लेते हैं तो इट इज़ ऑलवेज एट राइट एंगल विद द सब स्पेस। लेकिन अब हम इस चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि बिकॉज वो हमने ज्योमेट्रिकली चीज़ करके देखी थी, बट वी आर नाउ ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन दैट इज़ मैथमेटिकली वैलिड, ताकि हम इसको वो कर सकें। तो सो दिस इज एक्चुअली व्हाट is written here कि let S be a vector space which is equipped with an inner product। अच्छा आप देखें बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास गिवन है। एक तो ये कि S जो है वो वेक्टर स्पेस है, दूसरे ये कि S के अंदर जो है इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, जिसको हम इस तरह से लिख देते हैं, विच मीन्स कि x और y दो कोई भी अगर वेक्टर्स लेते हैं तो इनर प्रोडक्ट को हम इस तरह लिख देते हैं। एंड वी हैव T विच इज़ अ सब स्पेस ऑफ S, ठीक है। फाइनाइट डायमेंशन सब स्पेस है, इसका मतलब है कि T में जो भी वेक्टर्स होंगे उन पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि लेट देयर इज एन अदर vector x which is S and we want to find the closest point in T to x, ठीक है। एंड दैट इज वी नो कि हम क्यों करना चाह रहे हैं, बिकॉज हम x को नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, बिकॉज वी डोंट हैव एनफ इंफॉर्मेशन, तो हम x के बजाय x हैट को करना चाह रहे हैं। तो इसको दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम, या आप इसको ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम भी कह सकते हैं कि वी वांट टू मिनिमाइज द एरर। इस केस में वी एक्चुअली कॉल इट द अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम इन हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस जो है ना, दिस इज जस्ट अ फैंसी वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा आप सुनेंगे तो उसमें सुन के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हिल्बर्ट स्पेस जस्ट मीन्स a vector space जिसमें norm is induced by inner product, which means what कि आपके पास जो okay, let me write it here, क्या होगा, कौन बताएगा? what does it mean by induced norm? induced norm का क्या मतलब है? इनर प्रोडक्ट कैसे करता है? अगर आप किसी वेक्टर का उसके साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अगर वो नॉर्म इंड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट वुड बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ द वेक्टर, ठीक है। और हमने ये देखा था कि डॉट प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो L2 नॉर्म को इंड्यूस करता है। तो बेसिकली यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट डॉट प्रोडक्ट एंड the norm induced would be, this is the relationship which exists if you have induced norm। तो what we are saying is कि अगर मैं किसी वेक्टर का उसके अपने साथ इनर प्रोडक्ट ले लूँ इस स्पेसिफिक केस में, और उसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, तो मुझे जो भी नंबर मिलेगा दैट इज एक्चुअली द नॉर्म ऑफ द वेक्टर, और लेंथ ऑफ द वेक्टर जो है वो मुझे मिल रही होगी। और हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये चीज़ जो है वो हम करना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड कि आई वांट टू, आर मिन का क्या मतलब है कि आई वांट टू फाइंड एक्स हैट, यानी कोई भी वेक्टर बिलोंगिंग टू T सच दैट इट मिनिमाइजेस दिस थिंग। अब देखें ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है। आर्ग मिन का मतलब ये है कि मैं इसको मिनिमाइज कर रही हूँ, लेकिन आई एम मिनिमाइजिंग इट बाय फाइंडिंग सम एक्स हैट विच इज बिलोंगिंग टू सम सेट, ठीक है। तो मैं मिनिमम एक्स हैट नहीं फाइंड आउट कर रही, आई एम फाइंडिंग एन एक्स हैट दैट इज मिनिमाइजिंग दिस वट एवर दिस इज रिटन हेयर। और इस केस में जो है दिस इज एक्चुअली नॉर्म ऑफ द एरर वेक्टर जिसको हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहता है, विच वी ऑलरेडी नो, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर एक्स हैट belonging to T will have the property that, what does this property say? कौन मुझे बताएगा? Okay, ये क्या कह रहे हैं
कि बेक्स अप्रोक्सीमेशन में अगर एक्स हैट लेती हूँ विच इज इन सब स्पेस टी, तो बेक्स हैट वो होगा जहां पर एक्स माइनस एक्स हैट और y का इनर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू t। ये हमने चीज प्रूव करनी है, मगर ये चीज है क्या, कौन बताएगा मुझे प्लेन इंग्लिश में? व्हाट इज दिस टेलिंग मी? मैम एरर एंड y is perpendicular. Okay, and what is y? फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू t का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि मैं अब देखें y मेरे पास क्या है, यानी ऑल वेक्टर्स बिलोंगिंग टू के टू t कौन से हैं? अगर मैं सिर्फ इस फिगर की बात करती हूँ तो ये तमाम वेक्टर्स जो कि इस लाइन के ऊपर हैं, नो मैटर वो क्या है, ठीक है, लेकिन जो भी इस लाइन के ऊपर वेक्टर्स हैं दे आर ऑल y's बिलोंगिंग टू t। सो व्हाट दिस इज एक्चुअली व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव इट कि हम ये कह रहे हैं कि वो वेक्टर विल बी द मिनिमम वेक्टर और द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन जिसमें ये वाला डिफरेंस, और ये वाला डिफरेंस क्या है, दिस इज एक्चुअली देखें अगर मैं इसको ये वाला जो फिगर है दोबारा इस पे आते हैं हम, ये जो मेरा वेक्टर है जो मैंने अप्रोक्सीमेट किया हुआ है वेक्टर, दिस इज एक्चुअली एक्स हैट। ओके लेट मी एक्चुअली दोबारा से बनाओ, ये कोई बहुत ही क्राउडेड हो गया। तो मेरे पास दिस इज वेक्टर स्पेस एंड दिस इज सब स्पेस टी, ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, हमने इसकी अप्रोक्सीमेशन लेनी है यहाँ कहीं पे। अब आप देखिए कि ये जो एक्स हैट है दिस इज वेक्टर एक्स हैट, क्योंकि वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होके पॉइंट के एंड तक जा रहा होता है, तो एक्स हैट पॉइंट है, ठीक है, दिस इज वेक्टर एक्स, दिस इज एरर वेक्टर, ये जो वेक्टर है ना इनके दरमियान में, ठीक है। अब आप देखें अगर मैं इस फिगर को देखती हूँ, इसको अगर मैं ई हैट कह देती हूँ, सो माय वेक्टर एक्स हैट प्लस ई हैट is equal to vector x, or in other words e hat is equal to x hat, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये x hat नहीं है, ये x है, ठीक है। सो e hat is equal to x minus x hat, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो एरर वेक्टर है अगर वो पूरे वेक्टर if it is perpendicular to or orthogonal to the whole vector space, तो in that case हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो भी वेक्टर आया है x hat that is the best approximation। अब प्रूव कैसे करें इसको, इसके लिए I have written it here। चलें हम इसको जो है ना खुद से करने की कोशिश करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए लेट मी स्टार्ट विद, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है वेक्टर्स हैं p1 p2 से लेकर pm तक हैं, m वेक्टर्स हैं विच आर बेसिस सेट फॉर t, और t क्या है, सब स्पेस है जिसके ऊपर आपने अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करनी है। और हम ये कहते हैं कि एंड अगेन मैं वो वाली फिगर को जहन में रखते हैं हम कि हमारे पास x तो यहाँ पे था, t यहाँ पर है, और दिस इज x हैट। अब x हैट अगर t के ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि x हैट belongs to t, which implies that x hat would be a linear combination of these basis vector। ये चीज हम बार बार कर चुके हैं कि अगर बेसिस है और आपके पास कोई वेक्टर उसी सेट से है तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए, ओके। एंड हम ये सपोज कर रहे हैं कि एक्स हैट हमने वो पॉइंट लिया हुआ है कि दिस वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू टी, ठीक है। हम खुद ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं कि हमें पता है कि
दिस इज x हैट इज सच अ वेक्टर के जो एरर आ रहा है x माइनस x हैट माइनस x हैट, दिस इज एक्चुअली ऑर्थोगोनल टू t। ठीक है, दिस इज समथिंग जो कि हमने अस्यूम खुद ही किया है कि हमें ये गिवन है। नाउ हम क्या फाइंड आउट करना, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि अगर कोई भी और मैं ले लेती हूँ पॉइंट, लेट्स सपोज कि मैं x के बजाय ये कहती हूँ कि नहीं ये कोई पॉइंट y है, ये बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इट कि जो y की वजह से एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये एरर x हैट के एरर से हमेशा बड़ा होगा, विच मीन्स कि x हैट इज गिविंग मी द मिनिमम एरर। ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, लेट्स सपोज के लेट्स अस्यूम कि let y is an other vector belonging to t such that y का जो एरर है x के साथ that is equal to x minus y, and now what I want to prove it कि मेरे पास जो अगर what I am trying to prove it कि ये इसका जो नॉर्म है this is actually greater than ये वाला नॉर्म जो है। ठीक है, कि जो एरर मेरे पास परपेंडिकुलर एरर वेक्टर आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नॉर्म है दैट इज एक्चुअली लेस देन द नॉर्म ऑफ एनी अदर वेक्टर। इसके लिए जो है, चले मैं वापस दोबारा जाती हूँ, मैंने ये चीज़ यहाँ प्रूव की हुई है। यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ आर वी प्रूविंग दिस। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना, मैंने एक्चुअली थोड़ी सी नोटेशंस में कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो इसलिए मैं यहाँ वापस आके इसको सही भी करना चाह रही थी। एक तो ये कि ये एरर वेक्टर्स हैं, तो इसके नीचे मैं बार लगाती हूँ, मैं भूल गई हूँ। दूसरी चीज़ ये कि जो नॉर्म हमने डिफाइन किया हुआ है ना, वो 2 नॉर्म है। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाय इनर प्रोडक्ट। जो मैंने अभी फिगर वो हटा दिया है उसका फॉर्मूला, यानी ये जो 2 नॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि एरर का 2 नॉर्म स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि एरर को मैंने कैसे डिफाइन किया हुआ है, x माइनस वाई। तो दिस इज इफेक्टिवली इक्वल टू x माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट विद x माइनस वाई, बिकॉज ये नॉर्म की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। एनीवे, मैंने यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रिक की हुई है, और वो हमने क्या किया हुआ है कि आई हैव एक्चुअली रिटर्न x माइनस वाई जो है, इसको मैं, आप देखिए जी, x माइनस वाई जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x माइनस एक्स हैट प्लस एक्स हैट माइनस वाई। ठीक है, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, एक्स हैट में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है मैं, विच मीन्स कि मैंने 0 को ऐड किया हुआ है। और उसके बाद क्या किया है मैंने, आई हैव टेकन x माइनस एक्स हैट अलग मैंने क्यों लिया हुआ है, बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव दिस एक्स हैट समवेयर इन माई इक्वेशन। अभी मैं ई हैट से उसको कंपेयर कर सकूंगी ना, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको मैंने एक साइड पे कर दिया है, माइनस कॉमन निकाल लिया है, तो आई हैव वाई माइनस एक्स हैट हियर। ओके, और इसके बाद मैं ये फॉर्मूला लेने के बाद मैंने x माइनस एक्स हैट को e हैट लिख दिया है, और बाकी जो है वेक्टर उसको मैंने y माइनस एक्स हैट ही रहने दिया है। एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ इनर प्रोडक्ट। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि हम क्या कर रहे हैं? मेरे पास जो पीछे वो आया था लास्ट जो स्टेप में, मेरे पास इक्वेशन में जो वो आया था, टर्म्स आई थी, इट वाज समथिंग लाइक दिस, x हैट 2 नॉर्म, और आई नो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो इसका मतलब है कि दिस इज इंड्यूस नॉर्म, विच मीन्स दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ this vector with itself. Okay, now what do we do now?
अब आगे मैंने क्या किया हुआ है, अगर आपको याद हो अगेन इनर प्रोडक्ट की हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि इफ वी हैव x प्लस y का इनर प्रोडक्ट विद z हम ले रहे हैं तो दिस इज सेम एज x z का इनर प्रोडक्ट प्लस y z का इनर प्रोडक्ट। सो इस तरह से मैंने इसको ब्रेकअप किया हुआ है, ठीक है, कि e हैट का e हैट के साथ लिया हुआ है, देन e हैट का इस नंबर के साथ लिया हुआ है, देन इसका e हैट के साथ लिया हुआ है और फिर इसका इसके अपने साथ लिया हुआ है। अब व्हाट आई एम क्लेमिंग इज, अच्छा मुझे ये बताइए कि हाउ कैन आई क्लेम दिस थिंग, y किधर है और x हैट किधर है? x हैट, x इज हेयर, x हैट हेयर, और y जो है लेट्स सपोज कि y यहाँ कहीं पर है। अब आप देखें y is a vector on y belongs to t, x hat also belongs to t, ठीक है, अलग अलग है ना, हमने दो अप्रोक्सीमेशन ली हुई है। ये वाला जो एरर आ रहा है y से जो एरर आ रहा है इसको मैंने e कहा हुआ है, x हैट से जो एरर आ रहा है इसको मैंने e हैट कहा हुआ है, ठीक है, और इन दोनों को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज कि e हैट विल ऑलवेज बी लेस देन e, और ये y जो है दिस इज, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ये y अभी तो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, इस दिस y कैन बी समवेयर हेयर और इट कैन बी हेयर और इट कैन बी एनीवेयर, ठीक है, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि y इज समथिंग विच इज नॉट क्रिएटिंग ए एरर विच इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर स्पेस। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर y हमारे पास यहाँ पे है, x हैट यहाँ पर है, तो y माइनस x हैट would it belongs to y minus x hat, would it belongs to t or not? मैम जो y से एरर आ रहा है, मैम जो y से एरर आ रहा है उसे हम लोगों ने x का हुआ, x नॉट का हुआ ना, x जो हैट है। y से जो एरर आ रहा है उसको हमने e कहा हुआ है ना, देखिए y का एरर कितना है, x यहाँ पर है ना, x इज द ओरिजिनल पॉइंट जो कि यहाँ पर है हमारे पास, लेट मी टेक अनदर कलर, ये x एक्चुअल है, और इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं या तो एक राइट एंगल वाले वेक्टर से, जो यानी ऐसे वेक्टर से जो कि राइट एंगल के ऊपर एरर को मैप कर रहा है, या एक ऐसे वेक्टर से जो राइट एंगल से नहीं कर रहा, और इन दोनों की वजह से एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, इसकी वजह से ये इंट्रोड्यूस हो रहा है एरर, और यहाँ से जो ये y की वजह से ये एरर आ रहा है, बिकॉज एक्चुअल में तो y यहाँ नहीं है ना, एक्चुअल में x तो यहाँ नहीं है वी आर, और जो हमारे पास x हैट की वजह से ये एरर आ रहा है। व्हाट वी आर सेइंग इज कि x हैट की वजह से जो एरर आ रहा है उसको हमने, x हैट का जो एरर है उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है एज x e हैट, और जो y की वजह से एरर आ रहा है उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है सिंपल e, और मैं प्रूफ सिर्फ ये करना चाह रही हूँ कि नॉर्म ऑफ e इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ e हैट। और e हैट की क्या प्रॉपर्टी है, e हैट में क्या खास बात है जो कि e में नहीं है, कौन बताएगा? perpendicular to e hat is perpendicular to t, ठीक है, e hat के अलावा there is no vector which is perpendicular to t, तो what we are saying is कि जो perpendicular है that is the best length vector which means कि that is the minimum error। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मेरे पास y जो है वो ये वाला वेक्टर है, x ये वाला वेक्टर है, y में से x निकालती हूँ तो क्या आ जाएगा, ये वाला वेक्टर आएगा इस लेंथ का, ये वाला, एंड दिस इज अगेन इन t, इसी लाइन के ऊपर है ना, उसी सब स्पेस पर है। सो व्हाट डज इट मीन, अगर ये t के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो e हैट है दिस विल बी परपेंडिकुलर टू z वेक्टर, जो भी वेक्टर ये, यानी अगर मैं इसको सो व्हाट डज इट मीन कि हम, क्योंकि हम पहले ये कर चुके हैं, अगर आपको याद हो हमने स्टार्ट ही यहाँ से लिया था कि वी आर सेइंग कि हमें ये पता है कि ये e हैट इज परपेंडिकुलर टू और ऑर्थोगोनल टू t, तो any vector in t will be orthogonal to this e hat। so what we are saying is कि इसका क्या मतलब है, सिंपली जो यहाँ से हमें निकल रहा है वो ये रिजल्ट निकल रहा है कि मेरे पास ये टर्म और ये वाले टर्म जीरो हो जाएंगे,
because these are inner product of E with a vector in the subspace, और हमें already पता है कि E hat is perpendicular to subspace. तो ये दोनों जब जीरो हो जाएंगी तो मेरे पास जो बाकी टर्म्स बच जाएंगी वो ये बच जाएंगी. अब यहाँ से देखें मेरे पास व्हाट इट इज, ये वाली जो चीज, ये जो नंबर होगा, ये नंबर क्या होगा? जीरो होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, क्या होगा? जल्दी से बताइए. y माइनस x हैट का अगर मैं नॉर्म लेती हूँ, व्हाट कैन इट बी? मैम प्लस होगा. प्लस होगा. y कोई और बताएगा? मुझे कोई और आवाज आनी चाहिए जी. एक तो मुझे नाम भी नहीं आते. अब आयशा ने बताया अभी नहीं. अभी किसने मैम जवाब रिक्शा दिया था? रिमशा ने. जी आयशा बताएंगी. जी आयशा, y माइनस एक्स का नॉर्म. चलें, आयशा तो पता नहीं है कि नहीं है. मीर हमजा हैं. अब मुझे 4-5 लोगों के नाम याद हो गए मैं आप लोगों को. ओके, लगता है मीर हमजा भी नहीं है. ओके, व्हाट अबाउट अब्बास? अब्बास हैं? नहीं. ओके. और किसका नाम मुझे याद है? सिराज. जिन लोगों के मैं नाम ले रही हूँ आप कुछ तो बोलें अगर हैं तो. आई एम नॉट, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मुझे सही आंसर दें, लेकिन आप बोलें तो सही. ओके, इसका मतलब है कि रयान है. ओके, इंटरेस्टिंग. यहाँ पे तो मुझे ये सब लोग नजर आ रहे हैं. अमजद. ओके. सिकंदर. जी मैम. चलें सिकंदर आप बताइए. मैम क्वेश्चन नहीं सुना आपका. ओके, क्वेश्चन ये है कि y माइनस एक्स हैट का नॉर्म जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, और जो भी होगा वो क्यों होगा? कुछ बोल दें. इट्स नॉट नेसेसरी कि आंसर ठीक होना चाहिए, लेकिन कोई तो आपकी ओपिनियन होगा ना इसके बारे में. मैम जी, कोई आइडिया नहीं मैम. कोई आइडिया नहीं है. ग्रेट. मैम पॉजिटिव होगा. ओके रैयान, क्यों पॉजिटिव होगा? मैम पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि मैम मेरे ख्याल से क्योंकि ये एक लाइन एक प्लेन में ये लाई कर रहे हैं और ऊपर से 2 नॉर्म है, तो इसका जब हम लोग स्केयर लेंगे तो हर पॉजिटिव हो ओके, जाएगा. वेरी गुड. ठीक है, हम ये चीज प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं नॉर्म के बारे में, कि नॉर्म जो है इट कैन बी जीरो ओनली अगर आपके पास वेक्टर इटसेल्फ जीरो है. अदरवाइज व्हाट इज नॉर्म? आपका नॉर्म जो है या तो डिस्टेंस बता रहा होता है या लेंथ, और डिस्टेंस और लेंथ जो है उनमें से कोई भी वो जीरो या नॉन, ये जीरो होते हैं या पॉजिटिव होंगे. ठीक है, तो इस केस में जो है दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, ये वाला जो फैक्टर है, अनलेस एंड अनटिल कि y इक्वल टू एक्स हैट के इक्वल हो जाए, विच मीन्स कि y भी यहीं पर ही है जो कि आपने लिया हुआ है. ठीक है, अदरवाइज जो है इट विल बी ग्रेटर देन जीरो. सो व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो e का नॉर्म आ रहा है, this is equal to e hat का norm plus something positive, or in other words e का norm जो है that is greater than e hat का norm, or in other words the minimum error is for the case जब हमारे पास vector is orthogonal to the subspace. This is something which you need to remember for the rest of this course. कि जब भी हम बात करेंगे, अगर बेस्ट एरर की बात करेंगे तो हम L2 नॉर्म की ही नॉर्मली बात करेंगे, एटलीस्ट इस कोर्स में जो है ना. बाकी आगे बेशक आप लोगों को कॉन्सेप्ट हैं, यू कैन टॉक अबाउट देम लेटर ऑन, लेकिन ये कि जो हम L2 नॉर्म की बात करेंगे और L2 नॉर्म के केस में whenever the error is perpendicular or orthogonal to a subspace, then that is the best error. Okay, यहाँ से हमने ये चीज प्रूव कर दी है. Now we will talk about a number of definitions, और उसके बाद मैम जो है मतलब मैम एक क्वेश्चन है. जी जी मैम बोले. मतलब जब ये अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर में हमेशा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी मैम, जिसमें ये परपेंडिकुलर होंगे आपस में. जी 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 बिल्कुल. और वो जो परपेंडिकुलर एरर, परपेंडिकुलर जब भी हम लेंगे ना, तो इसका मतलब है कि दैट इज द बेस्ट एरर. तो अगर हमने किसी तरह से वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है
जो कि सब स्पेस के परपेंडिकुलर आपको एरर दे रहा है, तो दैट इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। ओके, अच्छा अब आगे जो है वी विल टॉक अबाउट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेशंस वगैरह की हम कुछ बात करेंगे। लेकिन कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो जरूर होगा। व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? ठीक, देखिए लीनियर का जिस तरह से वर्ड यूज हो रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एनीथिंग दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग वन सेट इनटू अनदर सेट, ठीक है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की जब हम बात करते हैं तो वी कैन से कि दे आर जस्ट ऑपरेटर्स जो कि आपके पास किसी एक वेक्टर स्पेस पे ऑपरेट हो रहे हैं और वहां से आपको वो दूसरे वेक्टर स्पेस के ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह से हमने ये यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं इसको L से डिफाइन करती हूँ तो आई कैन राइट इट एज L such that L is taking the vector space X to another vector space Y, ठीक है। और सेम स्केलर फील्ड का क्या मतलब है कि वी आर सेइंग के जो स्केलर्स हैं वो हम रियल नंबर्स को एज ए स्केलर ले रहे हैं। इट विल बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारे पास ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी, और वो दो कंडीशंस जो हैं वो ऑलरेडी आपको पता है। लीनियर, जब आप लोग लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स में की बात करते हैं तो हम क्या देखते थे, स्केलिंग और जो है हमारे पास एडिशन ऑफ, आपके पास जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो LTI सिस्टम में जो है एक स्केलिंग हो रही होती है, और दूसरा जो चीज़ हो रही होती है वो ये कि आप इनपुट के ऊपर जो है वो दो सिग्नल्स को ऐड करके सिस्टम से गुजार रहे हैं या गुजारने के बाद ऐड कर रहे हैं, तो दोनों सेम आ रहा हो तो फिर वी से कि जी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स होते हैं। तो लीनियर का कॉन्सेप्ट जो है वो काइंड ऑफ सेम ही है यहाँ पर भी, लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर आपके पास आपने कोई ऑपरेटर है जिसको आपने एक वेक्टर स्पेस के ऊपर कोई ऑपरेट किया है और वहां से आप किसी और सेट के वेक्टर स्पेस पे चले गए हैं और उसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि या तो आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर को और फिर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू आर गेटिंग द सेम थिंग। एंड देन अनदर थिंग इज कि अगर आप टू वेक्टर्स को ऐड करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं या आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ऐड कर रहे हैं, यू गेट द अगेन द आंसर्स आर सेम। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हो फॉर एवरी वेक्टर एंड एवरी स्केलर इन दैट पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस, तो फिर हम ये कहते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एग्जांपल्स हम करते हैं तो उससे जो है वो हमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक तो सबसे जो पहली एग्जाम्पल वही LTI सिस्टम के रेफरेंस से जो मैं बात कर रही थी, अगर हमारे पास जो है इफ वी डिफाइन x टू बी द सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड वी डिफाइन अ ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अनदर थिंग इज कि ट्रांसफॉर्मेशन में वी आर गोइंग फ्रॉम वन सेट ऑफ वेक्टर्स टू अनदर सेट ऑफ वेक्टर्स। और अब आप याद रखें कि अब हम जो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, दे आर जस्ट नॉट नंबर्स, सिग्नल्स भी हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल्स भी हैं, दे कैन बी मैट्रिसेस, दे कैन बी एनीथिंग जिसको हम जो कि सर्टेन कंडीशंस को जो है फुलफिल कर रही हो। तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर स्पेस। लेकिन इस केस में अगर हम जो एग्जांपल हमने अभी देख रहे हैं इसमें अगर हम देखते हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सिग्नल स्पेस विच इज द सिग्नल ऑफ ऑल द कंटिन्यूअस रियल टाइम फंक्शंस। तो इस केस में जो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या डिफाइन, कॉन्वोल्यूशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग द टू वेक्टर्स फ्रॉम your space and it is giving you the answer in the same vector space but after performing this particular function. So what we actually understand from here is कि linear transformation के लिए जहां से जिस वेक्टर स्पेस से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और जहां जाके ट्रांसफॉर्म हो रहा है, they need not be different. आप सेम वेक्टर स्पेस में भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारे पास जो है वेक्टर स्पेस वॉज सेट ऑफ कंटिन्यूअस रियल टाइम फंक्शन, और जो मेरे पास एंड में रिजल्ट आ रहा है, अगर मैं इस रिजल्ट को y ऑफ t से रिप्रेजेंट करूं, दिस अगेन इज अ कंटिन्यूअस रियल टाइम फंक्शन। सो इट मीन्स कि जो भी वेक्टर स्पेस जहां से हम चले थे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम उसी में हैं, बट द ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड इन अ सर्टेन वे जिसको हम कॉन्वोल्यूशन कह रहे होते हैं। अच्छा, अब बट दिस इज नॉट नेसेसरी ये आपको वही वेक्टर स्पेस जो है वो रिजल्ट में मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मुझे ये बताइए कि
ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है नजर आ रही है ना? व्हाट इज दिस डूइंग? जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी मैम, जी जी सॉरी मेरे पहले सिग्नल स्टॉप हो गए थे तो मैं आंसर नहीं कर पाई। कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन? जी जी, श्योर श्योर। मैम ये इसका ये है कि माइनस टी नॉट से टी नॉट के लिए ये डिफाइंड है फंक्शन, तो उसके अलावा ज़ीरो होगा। Okay, so actually what is this transformation doing? This is actually taking set of, यदि आपका जो भी फंक्शन है वो ले रहा है, लेकिन उस फंक्शन में जिस तरह से अभी किसने बताया, सॉरी नाम मुझे भूल मैम गया, आयशा। आयशा ने, ओके ठीक है। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली ट्रंकेटिंग योर सिग्नल, ठीक है। जैसे आयशा ने बताया कि दिस इज टेकिंग द होल एक्स ऑफ टी एंड इट इज कीपिंग ओनली द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी विच इज बिटवीन माइनस टी नॉट से टी नॉट के दरमियान है। सो इट वी कैन से दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन विच इज टेकिंग अस फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल द कंटिन्यूस फंक्शन टू अ सबसेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, जो कि सिर्फ उसके एक ट्रंकेशन की फॉर्म में होंगे, ठीक है। उसके बाद वी आर लेट्स टॉक अबाउट a few more examples और फिर हम लेक्चर जो है उसको रोक देंगे। Let x be the set of all Fourier transformable functions, ठीक है, कि जिसको हम Fourier transform ले सकते हैं, and y be the set of Fourier transform of the element in x. So what does it mean कि linear transformation अगर हम कर रहे हैं तो linear transformation is taking the function जिसका Fourier transform लिया जा सकता है, उस पे परफॉर्म हो रहा है, एंड आंसर में वी आर गेटिंग y विच इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। और वी कैन से कि ये जो f है दिस इज एक्चुअली डिफाइनिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। ओके, ये अब हमने कंटिन्यूस फंक्शन की बात कर ली थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डिस्क्रीट टाइम फंक्शन जो हम बात करते रहे कि वी आर अस्यूमिंग कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है जहाँ से हम चले हैं दैट इज इन R3 एंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग अस टू द वेक्टर स्पेस R2, सो एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड लाइक दिस। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैम एक क्वेश्चन है मैम। जी जी मैम ये जो फंक्शन है मैम, ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस है ना? तो ऊपर जो थर्ड में जो है, जी जी बिल्कुल यस मैम, ये कॉन्टिन्यूस है, तो इसमें जब हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम उसके बाद भी हम लोग कॉन्टिन्यूस में ही रहेंगे मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो अभी तक जो हमने एग्जांपल्स किए, हमने हाइब्रिड की एग्जांपल कोई भी नहीं की है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। हमने जितनी भी एग्जांपल की है कॉन्टिन्यूस है, और अब जिस तरह अब हम बात कर रहे हैं तो डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर एक्चुअली, ये है कि उसकी डायमेंशन चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने पीछे देखा था कि हमारे पास जो है वो होल एक्स ऑफ टी के बजाय जो ट्रांसफॉर्मेशन था दैट वाज टेकिंग अस फ्रॉम द सिग्नल एक्स ऑफ टी, जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक था, लेकिन ये कि वो बाद में ट्रंकेट होके माइनस टी नॉट से टी नॉट तक रह गया था, ठीक है। तो बेशक एक्सटेंट जो है वो फंक्शन की फॉर्म चेंज हो रही है, बट वेक्टर स्पेस इज सेम, मतलब वेक्टर स्पेस तो नहीं, डोमेन इज सेम, कि आपके पास अगर कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस में ही रह रहा है। और यहाँ पे देखें एग्जाम्पल जो है वो दिस इज अगेन वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मेरा ख्याल है इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पहले किए हुए होंगे कि you have a linear transformation which is applied on vector space of R3 के, और ये R3 से R2 में लेके जा रहा है। और कैसे लेके जा रहा है कि जो R2 में जो दो हमारे पास आ रहे होंगे एलिमेंट ऑफ द वेक्टर्स, उनमें से जो पहला एलिमेंट है वो किस तरह से बन रहा है, इट इज एडिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ योर इनपुट वेक्टर, और जो दूसरा है वो कैसे बन रहा है, 3 टाइम्स फर्स्ट एलिमेंट प्लस 4 टाइम सेकेंड एलिमेंट। दिस इज समथिंग इजी, ये मेरा ख्याल है आप लोग पहले भी करते रहे होंगे। तो अच्छा, अब जो इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि मेरे पास जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर इस तरह से अप्लाई हुआ है, ओके दिस इज एक्चुअली समथिंग,
लेट मी राइट इट अगेन। हाँ ओके, ये वाली जो है फोर्थ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। तो वी आर गोइंग फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर। अच्छा, आर क्यूब में अगर मैं x लिखती हूँ, दिस वुड बी x1 x2 एंड x3। आर स्क्वायर में अगर मैं x लिखती हूँ, ठीक है, दैट इज एक्चुअली x1 एंड x2, जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं मेरे पास। अब हो क्या रहा है कि मेरा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज अप्लाइड ऑन x1 x2 and x3 and it is giving me a result of x1 plus 2x2 and 3x1 plus 4x3। देखिए, अब इसको ना मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, x1 plus 2x2 plus 0x3। इसका मतलब है कि पहले वाले एलिमेंट के लिए जो है x3 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3x1 प्लस 0x2 प्लस 4x3, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 1 2 0 3 0 4 टाइम्स x1 x2 and x3। okay, एक मिनट, let me okay जी, तो ये आ जाएगा x1 x2 and x3। so what does it mean कि अगर मैं x1 x2 x3 यानी 3 डायमेंशनल कोई भी वेक्टर ले रही हूँ और उसको मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देन आई एम गेटिंग दिस ट्रांसफॉर्म वेक्टर। सो इन दिस पर्टिकुलर केस मैं लीनियर ट्रांसफॉर्म को ये मैट्रिक्स L, यानी L इज दिस मैट्रिक्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि आपके पास जो है इन द केस ऑफ जो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम वेक्टर्स हम जब ले रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसको वेक्टर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन अदर वर्ड्स अगर फर्ज करें कि मैं ये लिख रही हूँ, जिस तरह अगेन बार बार मैं ये इक्वेशन लिखती हूँ क्योंकि इसको हम सॉल्व करना चाह रहे होते हैं, तो अभी आई कैन से कि A is a linear transformation that is applied on x, and after transformation is applied on x, it is taking me to another vector space जिसका एक एलिमेंट y है, ठीक है। y इज इम्पॉर्टेंट कि हम इस तरह से बात कर रहे हैं, और इसका मतलब क्या है ये हम अगली दफ़ा इसको कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टॉप हियर। कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लीजिए, वरना हम इसको अब स्टॉप कर देते हैं। मैम लेक्चर अपलोड कर दीजिए। लेक्चर में डाउनलोड ही नहीं हो रहे, मैं कहाँ अपलोड करूँ, ये वहाँ भी नहीं चल रहा था, यहाँ घर में भी शुक्र है कि ये हो जाता है, लेकिन ये कि मुझसे डाउनलोड में कई दफ़ा कोशिश कर चुकी हूँ, जैसे ही मेरे पास होता है ना मैं आप लोगों को अपलोड कर देती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी जगहों पे मसला पड़ा हुआ है, वो मैं